Hello, welcome to another class on macroeconomics. So the topic today is aggregate supply and aggregate demand. So let's begin. This class is for BCom semester 2 and we are going to start unit 4 today. So before we start, पहले कुछ concepts को clear करते हैं. First of all, आपको पता होना चाहिए कि demand क्या है. Demand का definition पता होना चाहिए. Demand curve कैसे स्लोप करता है ये पता होना चाहिए. Then you should know what is supply, how a supply curve slopes. Again, now you should know the point at which supply and demand curve cut each other. उसको क्या कहते हैं? Equilibrium point कहते हैं. Fine. तो demand क्या होता है? When your need is backed by your desire is backed by a purchasing power is known as demand. Supply होता है when any good or commodity is produced by someone at a specific time, at a specific time period and a specific rate is called supply. तो ये हो गया आपका demand and supply. Demand curve is downward sloping from left to right and supply curve slopes upward. ये सबको पता है, इतना तो हर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए. अब हम देखेंगे कि ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है. सो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? आई होप यू नो. डिमांड कर्व सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होता है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड इज फॉर द एंटायर इकोनॉमी. तो यहाँ पे हम सम टोटल ऑफ डिमांड जो हमारे इकोनॉमी में है उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड सम टोटल ऑफ सप्लाई जो आपके इकोनॉमी में है उसको बोलेंगे aggregate supply. And that demand and supply consist of everything, that is your service sector, ऐसे goods products, हर चीज को हम एक इकट्ठे करके aggregate demand and aggregate supply कह रहे हैं. अब पॉइंट इज कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है. पोटेंशियल जीडीपी मैंने आप लोगों को पहले समझाया है, पहले के क्लास में किसको कहते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन की क्लास में मैंने बताया है कि पोटेंशियल जीडीपी उस पॉइंट को कहते हैं जब आपके इकोनॉमी में हर एक बंदा एम्प्लॉयड है. दैट इज यू हैव अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अदर देन दैट nobody is unemployed. Only 3 category people are unemployed. I hope you know वो 3 categories क्या है. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं. अगर नहीं पता है प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो बिकॉज यू नीड टू नो, यू शुड नो. तो पोटेंशियल जीडीपी होता है जब सब लोग एम्प्लॉयड होते हैं. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही रहता है आपकी इकोनॉमी में. तो जब सब कोई एम्प्लॉयड होते हैं तो वो जितना प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी. दैट इज आपका मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन. मान लो अभी यू कैन you know 5 people are doing producing 10 units, लेकिन आपका जो आप लोग उस एक क्लास है उसमें 5 स्टूडेंट्स 10 units of नहीं नॉट क्लास, एक स्वीट शॉप है वहां पे 5 लोग 10 मिठाइयां बना रहे हैं, लेकिन वही स्वीट शॉप का कैपेसिटी है 20 मिठाइयां बनाने का. तब क्या होता है, तो वो स्वीट शॉप क्या करता है, 5 तो 10 बना ही रहे हैं और 5 लोग को एम्प्लॉय कर लेता है क्योंकि उसके पास एम्प्लॉय करने के लिए जगह है, वहां पे उसके लोग वो रख सकता है. तो उसने और 5 को रख लिया और ये उसका मैक्सिमम है. अब ये 5 से और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय उसके यहाँ काम नहीं कर सकते हैं. तो अब जब 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो 20 बना रहा है और 20 उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है. तो इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल जीडीपी. मतलब आप जितना आपका जो पोटेंशियल है, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं, आपका जो पोटेंशियल है वो. मैं मान लो 2 पेज ही पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरा पोटेंशियल है एक दिन में 20 पेजेस पढ़ने का. तो potential is 20 pages, but what I am doing, I am only reading 2 pages. Why? Because I am distracted. तो ये होता है आपका पोटेंशियल जीडीपी का मतलब. तो आपको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है एंड पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है. अब
अब हम इस चैप्टर में देखेंगे हाउ दीज 3 फैक्टर्स विल टेल यू कि कैसे डिमांड कर्व मूव करता है, कैसे सप्लाई कर्व मूव करता है, एंड हाउ वी कैन नो कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Firms make decision about what quantity to supply based on the profit they expect to earn. Very true. They determine profits in turn by the price of the output they sell and by the price of the input like labor or raw materials and they need to buy that they need to buy. Aggregate supply refers to the total quantity of output, that is real GDP. Firms will produce and sell. The aggregate supply curve shows the total quantity of output, that is real GDP, that the firms will produce and sell at each price level. So real GDP is different, potential GDP is different. Real GDP is जो आप produce कर रहे हो, potential GDP जो आपकी क्षमता है produce करने की, but आप नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो ये बहुत आसान है समझना. तो सप्लाई आपको पता है क्या होता है, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि सप्लाई कैसे अफेक्ट होता है. सप्लाई के लिए हमें क्या चाहिए, सब कोई भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए भूल जाओ ये सब, अपना दिमाग लगा के हम लोग को आंसर करना है. कि मान लो आपने एक फॉर्म खोला है, आपने सप्लाई करने का सोचा, तो आपको क्या चाहिए सप्लाई करने के लिए? आपको इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको लेबर चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी, आपको कैपिटल चाहिए होगा, बहुत कुछ चाहिए होगा ना सप्लाई, ताकि आपका सप्लाई का काम हो सके. तब अब आपका सप्लाई का काम हो रहा है, आपके पास ये सारे सामान है. अब ये सोचो कि अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, ये रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, लेबर का प्राइस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है, ये सब चीजों का जो प्राइस बढ़ जाता है, तो आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा? क्या हो सकता है? अगर ये सारी चीजों का दाम बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली अगर आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, तो आप जो सप्लाई करोगे उस प्रोडक्ट का भी तो दाम बढ़ेगा. तो जब आप सप्लाई करते हो एंड इफ द प्राइसेस ऑफ योर इनपुट गोज हाई, then naturally the thing that you are producing will also, the price will rise. और एक चीज हो सकता है that you don't have money, prices of the goods are going high, you are a supplier, you are not having that money, तो आप अपना सप्लाई कम कर दोगे because prices अधिक हो चुके हैं, ऊपर जा चुके हैं, बट मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उन चीजों को खरीद सकूं. तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि चलो प्राइसेस तो मैं बढ़ा दूंगी अपने गुड्स का, बट आई विल आल्सो सप्लाई लेस बिकॉज आई कैन नॉट बाय दोज रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके प्राइसेस काफी हाई है. ये दो केसेस होंगे, isn't it? Let's move on. अभी here you are seeing a supply curve. इसको ढंग से देखो and then I will explain you. नीचे में जो लिखा है पढ़ने का जरूरत नहीं है. If you want to you can read, but तुमको समझ में नहीं आएगा because it's half. The purpose here is that you have to see the supply curve and you have to understand certain things here. देखो यहाँ पे दिया है रियल जीडीपी, यानी कि कोई कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रहा है. कंपनी नहीं, यहाँ पे हम इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसका जीडीपी दिया हुआ है. क्योंकि जब इंडिविजुअल लेवल पे आप कंपेयर करते हो ना, तो आप जीडीपी से कंपेयर नहीं करते हो, आप किससे कंपेयर करते हो? आउटपुट से, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आउटपुट से यू कंपेयर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन अ मैक्रो लेवल, एग्रीगेट का बात कर रहे हैं, तो हम जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं. अभी on your x axis you are seeing price level, sorry y axis you are seeing price level. तो प्राइस लेवल भी दिया हुआ है, जीडीपी भी दिया हुआ है, और सप्लाई कर्व बना हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व. एंड ये जो देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर पोटेंशियल जीडीपी कर्व. मतलब वो इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकता है वो लाइन भी दिया हुआ है, और इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो लाइन भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्शन है. यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपका इस प्राइस लेवल पे 6,500 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. Then it is moving at a very slow pace, and now you are producing at a price level of 8,000 goods. Then again you are going up 9,000,
देन अगेन यू आर गोइंग अप, अभी कितना है 9,900 होगा, फिर ऊपर जाते हैं 9,900 नहीं, ये आई थिंक 9,500 होगा, ये 9,900 है, 600 है, ठीक है, प्राइस लेवल है 105, एंड देन यू सी अप 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 अप। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कहा था कि पोटेंशियल जीडीपी वो लेवल होता है जो आपका मैक्सिमम लेवल है, यू कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड पोटेंशियल जीडीपी। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, अगर ये चीज समझ में आ गया तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन पूरे चैप्टर में। तो पोटेंशियल जीडीपी दिया हुआ है, सप्लाई कर्व दिया हुआ है, एंड आपको पता करना है कि अगर पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे हो रहा है। सिंपल बात है कि देखो देखो, यहाँ पे हर जगह प्राइस लेवल अप हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस लेवल और अप हुआ, यहाँ भी प्राइस लेवल अप हुआ, यहाँ भी प्राइस लेवल अप हुआ, और साथ ही साथ आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैंने मैक्सिमम, मेरा अगर कैपेसिटी है जब 20 गुड्स प्रोड्यूस करने का, तो मैं 30 गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ हो रहा है 30 गुड्स प्रोड्यूस, तो वो कैसे हो रहा है, ओवर टाइम। जब सप्लायर्स को पता है कि उनके गुड्स का डिमांड है एंड दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सप्लाइंग इट टू दैट कैपेसिटी, तो वो क्या करते हैं ना, वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनसे ओवर टाइम कराते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में ओवर टाइम कराएंगे, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर मशीन पहले 7 घंटा चलता था तो अब मशीन 24 घंटा चल रहा है, संडेज की हॉलीडेज को कैंसिल कर दिया गया है, तो ये ओवर टाइम हो रहा है। तो जब ओवर टाइम होता है तो जो गुड्स होते हैं डेफिनेटली कैपेसिटी तो जितना था उतना ही है, लेकिन अब क्योंकि ओवर टाइम करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज से, सो दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन देयर पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता है, और ये काफी शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है, नहीं तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज है सब छोड़ के चले जाएंगे काम, दे विल फॉल सिक एंड द मशीन विल आल्सो ब्रेक डाउन। तो दिस इज वेरी ये शॉर्ट टर्म ही होता है, ये लॉन्ग टर्म में आप नहीं ले जा सकते हो इसको। तो दिस इज व्हाई यू आर सीइंग दैट सप्लाई इज एक्सीडिंग द पोटेंशियल लेवल। ये है रीजन सप्लाई का पोटेंशियल जीडीपी को एक्सीड करने का। तब जब यहाँ देख रहे हो कि सप्लाई यहाँ पे कम है, इसका क्या रीजन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग एम्प्लॉयड नहीं है इसीलिए सप्लाई ज्यादा नहीं हो रहा है। फिर देख रहे हो यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है, इसका रीजन ये हो सकता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सैलरी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ेगा, अभी डिमांड हम देखेंगे बाद में। तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो यहाँ पे आ गया, फिर एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हुआ है तो यहाँ आया है, विच इज अ गुड थिंग फॉर योर इकोनॉमी, इफ यू आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ यू आर सीइंग दिस पॉइंट, यहाँ पे और लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और प्राइसेस भी राइज हो रहे हैं। दिस लेवल इज परफेक्ट, पोटेंशियल जीडीपी, प्राइसेस हैव रिजन, लोगों को पैसे भी बहुत अच्छे से मिल रहे होंगे, बट वो देखो जो धीरे धीरे प्राइस राइज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है लेकिन प्राइस भी राइज हो रहा है धीरे धीरे, एंड नाउ वी हैव रीच्ड आवर पोटेंशियल जीडीपी का पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम व्हेन प्राइसेस ऑफ योर गुड्स एंड कमोडिटीज आर राइजिंग, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इसीलिए जब हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन भी होता है, बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग एट एवरी स्टेप। इतना समझ के, इतना समझ के दिमाग में रखना है, और देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट बिफोर वी मूव लेट्स सी कि यहाँ कहाँ तक हम कर सकते हैं और हमें कितना समझ में आ सकता है। Aggregate supply slopes up हो रहा है, right, because the price level for outputs rises, right, price level rise हो रहा है, with the price of inputs remaining fixed। यहाँ पे input price fixed है लेकिन output का price rise हो रहा है। आउटपुट का प्राइस क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि उसका डिमांड भी राइज होता है, जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जब ज्यादा लोग डिमांड करने लगते हैं तो वी स्टार्ट राइजिंग द प्राइस। एंड वन मोर थिंग, when we are producing more number of goods, naturally हमारा cost of production कम होता है, but अगर हम लोग प्राइस बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा होता है, and every supplier aims for profit. So with the prices inputs remain fixed, firms have an incentive to produce more to earn higher profits. The potential GDP line shows the maximum that the economy can produce,
and can produce with full employment. पोटेंशियल जीडीपी है मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, तभी पोटेंशियल जीडीपी आपने अचीव की है. फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स एंड फिजिकल कैपिटल. So the diagram's horizontal axis, ठीक है, shows real GDP. हमने देखा है horizontal axis is showing real GDP. Real GDP वो होता है जिसमें inflation include नहीं करते हैं. The vertical axis shows the price level which measures ये सब ठीक है. And GDP देखो यहाँ पे आप एक term पढ़ोगे GDP deflator. GDP deflator को कुछ नहीं कहते हैं. GDP deflator is an equilibrium point जहां पे आपका डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का एक दूसरे को कट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर. दैट इज द प्राइस लेवल that the economy has when the aggregate demand and aggregate supply is cutting each other. यही था समझना यहाँ पे. अब हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है. डिमांड का मतलब पता है, यहाँ पे यू विल सी सर्टेन थिंग, बट बिफोर यू सी इट लेट मी एक्सप्लेन. देखो डिमांड है ना, डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. डिमांड बनता कैसे है, डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो सी डिमांड हैज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट. डिमांड कौन कौन करता है या कैसे कैसे आता है. तो फर्स्ट इज थ्रू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्स माइनस एम जो देख रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड देयर इज कंजम्पशन. ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये बनाते हैं एक एग्रीगेट डिमांड को. टोटल डिमांड ऑफ योर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन व्हाट, योर कंजम्पशन, जो आप कंज्यूम करते हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. So aggregate demand refers to the amount of total spending on domestic goods and services in an economy. जितनी भी आप देखो एग्रीगेट डिमांड क्या है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग जो आप खर्च कर रहे हो. डिमांड हम करते हैं तो डिमांड में हम क्या करते हैं, डिमांड तो हम खर्च कर रहे हैं, राइट. टोटल स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये आप अपने इकोनॉमी के लिए पता कर रहे हो ना, तो इसीलिए वी ऑलवेज कंसिडर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरनेशनल नहीं. इसीलिए जब आप देख रहे हो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि एक्स माइनस एम. एक्स माइनस एम क्यों है, क्योंकि हम इंपोर्ट्स नहीं कंसिडर करेंगे. इंपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स में नहीं आता है. एक्सपोर्ट हमारा डोमेस्टिक होता है लेकिन इंपोर्ट डोमेस्टिक नहीं होता है, इसलिए हम एक्स माइनस एम करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट आवर नेट एक्सपोर्ट. ठीक है. We will further explain this distinction on appendix expenditure output model. For now, just think of aggregate. It includes all four components of demand. डिमांड के चार कंपोनेंट्स हैं. मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, उसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है. तो वो चार कंपोनेंट क्या है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट. This demand is determined by a number of factors, but one of them is the price level. Recall though that the price level is an index number such as the GDP deflator that measures the average price of things we buy. The aggregate demand curve shows the total spending on domestic goods and services of each price level. Figure this 11.4 presents an aggregate demand curve just like aggregate supply curve. The horizontal axis shows the real GDP, ये same है. The AD curve slopes down, which means that increase in price level of output leads to lower quantity of total spending. The reason behind this shape are related to how changes of the price affect the different components. The following component comprise of ये सब वही है जो मैंने बताया. So whatever I have said is written there. You know what demand is, right? You know, आपको पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. आई होप आपको पता है. Prices of the goods and commodities, if they rise, demand decreases. This is one of the most important reasons why the demand curve slopes downward. Then demand के components पता होने चाहिए. चार components है. Consumption
एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट से एक है कंजम्पशन, जो आप कंज्यूम करते हो उस पर जो आप पैसे स्पेंड करते हो वो एग्रीगेट डिमांड में आता है। इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, कंपनीज इन्वेस्ट करती है, वो आता है एग्रीगेट डिमांड में। एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो बेसिकली देखो तो ये सारी चीज आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड में आता है। अब एग्रीगेट डिमांड ये सारी चीज से अफेक्ट भी होता है। अगर मान लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम हुआ यानी कि पैसे नहीं है तो घटेगा एग्रीगेट डिमांड। वही अगर गवर्नमेंट टैक्स काट दे, टैक्स रेट जो है आप देते हो इनकम टैक्स, गवर्नमेंट बोले पहले तुम 10% देते थे अब 5% ही दो, तो अब आपका स्पेंडिंग बढ़ेगा या घटेगा? एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तुम 10% टैक्स देते थे अब तुमको सिर्फ 5% देना है, अब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे रहेंगे। व्हेन यू हैव मोर मनी देन यू कैन स्पेंड। पैसे कम है नहीं कर पाओगे खर्च, बट इफ यू हैव मोर मनी देन यू कैन ऑब्वियसली स्पेंड इट फॉर योर गुड्स और सर्विस व्हाटएवर यू नीड। तो ये जो आपको चार कंपोनेंट्स बताए गए हैं ये कैसे अफेक्ट करता है इकोनॉमी को, ये पता होना जरूरी है। एंड आई होप दैट यू नो इन्वेस्टमेंट में भी क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो क्या हो सकता है, कम है तो क्या हो सकता है। बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैट इन आवर प्रीवियस क्लास। इन्फ्लेशन में बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया अनएम्प्लॉयमेंट में। एंड इवन इफ नॉट, डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एंड वहां पे सब सारे रीजंस बताए गए हैं कि डिमांड क्यों बढ़ते हैं, सप्लाई क्यों घटता है बढ़ता है। सो यू नो इट ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि आई एम टेलिंग यू समथिंग न्यू। सो डिमांड का यहाँ पे एक कर्व देख रहे हो आप, इट्स ऑलमोस्ट यू नो इट्स कमिंग डाउन विद ऑलमोस्ट अ वेरी स्ट्रेट काइंड ऑफ लाइन, वर्टिकल नहीं है लेकिन वैसा ही है। तो आप देखोगे दैट दिस इज एन एग्रीगेट डिमांड कर्व and the demand is coming down, 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 down. The aggregate demand slopes down, showing that as the price rises, the amount of total spending of domestic goods and services decline. Price अगर rise होगा तो obviously demand कम होते हैं. Now equilibrium. अब पता करना इक्विलिब्रियम क्या है, सिंपल है। इक्विलिब्रियम क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को काटेगा, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। The intersection of the aggregate supply and demand curve shows the equilibrium level of real GDP and the equilibrium price level in the economy. At a relatively low price level of output, firms have little incentive to produce. देखो अगर आउटपुट का कॉस्ट कम होता है ना तो फर्म्स चाहते नहीं है प्रोड्यूस करना, क्योंकि उनको ज्यादा फायदा नहीं होता है। Although the consumers would be willing to purchase a large quantity of output. So no matter what, how much the consumers are willing to produce, but because the prices are less, the suppliers will not feel like supplying. As the prices rise, aggregate supply rises and the aggregate demand falls. लेकिन जब प्राइस राइज होता है तो सप्लाई भी राइज होने लगता है, क्योंकि फिर जो प्रोड्यूसर्स है उनको लगता है कि इट इज देयर टाइम टू अर्न समथिंग, अर्न बिग। लेकिन तब तक क्या होता है कि जो डिमांड करने वाले लोग होते हैं उन्होंने कहा कि नहीं आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो उनका डिमांड भी कम होने लगता है। So in the next figure you will see that in the next diagram that is going to come कि जो आपने पहले सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का कर्व देखा था उनको कैसे कंबाइन किया गया है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम रीच किए हैं। So see here, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट and here they are cutting each other. So the equilibrium where aggregate supply equals aggregate demand occurs at price level of 90 and the output is 8,800. Confusion sometimes arises between aggregate supply and aggregate demand model कि माइक्रो है कि मैक्रो है, ये कंफ्यूजन आ जाता है। बट बिकॉज मैंने कहा कि यहाँ पे हम जीडीपी से कंपेयर करते हैं और माइक्रो में हम आउटपुट से कंपेयर करते हैं, तो ये होता है डिफरेंशिएशन, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन micro demand supply curve and macro demand supply curve. Now shift in aggregate supply. अब aggregate supply curve में shift होता है।
शिफ्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, एक तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये है आपका सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व या तो फिर यहाँ आ सकता है या तो फिर राइट राइट जा सकता है। मान लो राइट में आया तो क्या होता है, जीडीपी बढ़ेगा, राइट जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन यही कर्व अगर लेफ्ट जाता है तो देखो यहाँ आएगा तो जीडीपी घटेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। So the original equilibrium in the ADS diagram will shift to a new equilibrium in the AS or AD curve shifts. तो अगर लेफ्टवर्ड या डाउन राइटवर्ड शिफ्ट होता है aggregate supply curve तो equilibrium point भी shift होगा। When the aggregate supply curve shifts to the right, अगर aggregate supply curve right जा रहा है, then at every price level the producer supply a greater quantity of real GDP. Right गया मतलब आपका production बढ़ गया। When the aggregate supply curve shifts left, तो producers will supply lower level of GDP. Left गया तो production will go down. ये मैंने आपको डायग्राम में कर्व के थ्रू बताया। Then this module discusses two of the most important factors that can lead to the shift in the AS curve: productivity growth and changes in input prices. वैसे तो I can read this and tell you, तो लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेरे से सुन लो कि क्या लिखा है, क्या समझाना चाहा है। प्रोडक्टिविटी कर्व से अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व विल मूव राइट, है ना। अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होएगा तो सप्लाई कर्व विल मूव लेफ्ट, यहाँ पे वही बताया है। अगेन इनपुट प्राइसेस, अगर जो आप इनपुट डाल रहे हैं जैसे कि रॉ मटेरियल डाल रहे हो या कुछ डाल रहे हो, तो अगर रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस के कॉस्ट इंक्रीज होंगे तो सप्लाई विल रिड्यूस। अगर इनपुट प्राइसेस हाई जाएंगे तो सप्लाई रिड्यूस होगा, लो गए तो सप्लाई विल इंक्रीज क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रहा है। This how productivity growth shifts the AS curve in the long run. The most important factor shifting AS productivity curve is productivity growth. Productivity means how much output can be produced with a given quantity of labor. One measure of this output per worker or GDP per capita. Over time, productivity grows so that the same quantity of labor can produce more output. A higher level of productivity shifts the AS curve to the right because the improved productivity firm can produce a greater quantity of output at every level. देखा कैसे प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होता है तो कर्व राइट हो जाता है। प्रोडक्टिविटी बेसिकली लेबर को कंप्राइज करता है। एंड सी प्रोडक्टिविटी और भी रीजन से इंक्रीज होता है, दैट इज अगर आप टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आते हो तो वही, जैसे कि एक पुराना मशीन अगर 2 बेडशीट्स बनाते थे तो अगर आप न्यू मशीन लाओगे तो वो 10 बनाएगा, ऐसे भी आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। सो सी ये जो मैं बता रही हूँ ये रीजन है कि व्हाई योर सप्लाई कर्व विल शिफ्ट, कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, ये डिपेंड करता है। ये आपको समझाना होगा व्हेन यू विल राइट योर आंसर। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है तो कैसे शिफ्ट होता है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होता है तो कैसे शिफ्ट होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड रिड्यूस होने का रीजन क्या है, ये भी आंसर में लिखना होगा और ये आपको पता होना चाहिए। I will not tell you everything. Why? Because I think that I assume that you know it already. क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो definitely you have read it before. What supply is, what demand is, how productivity affects supply and demand, and what affects productivity. तो ये सब आपको पता ही होगा, तो I will not go in that in-depth knowledge. फिर तो मेरे को डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाना होगा स्टार्टिंग से, ये तो पता होना ही चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे एक कर्व्स दिया हुआ है एंड सी इट इज वेरी इजी, इट इज ऑल अबाउट योर लॉजिक। आप कैसे दिमाग लगा सकते हो आंसर पे। इकोनॉमिक्स क्या में याद करने का कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स सिर्फ समझने का। कि अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हूँ तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकता है। प्रोडक्टिविटी अगर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, अगर वो जो चीजें चाहिए उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा कि घटेगा, मुझे पता होना चाहिए। अगर वो चीज जो मुझे प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए अगर उनके प्राइसेस घटेंगे
तो मेरा प्रोडक्शन अगेन इंक्रीज हो गया, घटेगा। तो ये सारे दिमाग लगाकर आप आंसर लिखते हो, एंड दिस इज हाउ यू आल्सो मेक अ ग्राफ, डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ। वैसे एक्सप्लेन करते हो कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो कर्व्स दिए हुए हैं, दोनों में यू कैन सी शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एंड ये आपको दिखा रहा है एग्रीगेट डिमांड का। तो पहले E0 है, देन E1 है, देन E2 है। एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे तीनों में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो आप क्या देखोगे ना कि देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, राइट। Y0 से Y1, Y1 से Y2, तो जीडीपी तीनों केस में बढ़ा है और तीनों केस में प्राइसेस कम हुए हैं, क्योंकि जब जीडीपी बढ़ा तो स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा, तो आउटपुट का जो कॉस्ट भी है डिक्रीज हुआ, तो अभी प्रोड्यूसर भी कमा रहा है एंड जो डिमांड कर रहे हैं उन्हें भी अच्छी खासी दाम में मिल रहा है, तो डिमांड भी बढ़ेगा, तो अगेन प्रोडक्शन विल इंक्रीज। वहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो एक तो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है यानी कि स्केल ऑफ ऑपरेशन कम है, यानी कि इनपुट कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। जितना दाम आपको 10 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगेगा, उससे ज्यादा दाम आपको 5 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में लगेगा, क्योंकि मशीन तो आप उतने ही देर के लिए चलाओगे, बिल तो आप उतने ही देर के लिए दोगे, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको उतना ही लगेगा। तो मतलब 10 में तो आपका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, लेकिन 5 में तो वो और अक्यूमुलेट हुआ है ना, तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। इसीलिए जब आप प्रोडक्शन कम करोगे तो सेम फैक्टर अप्लाई करता है, तो प्राइसेस हाई हो जाते हैं। इतना तक समझ में आया? Now how changes in input price shift the AS curve? Higher prices for input that are widely used across the entire economy can have macroeconomic impact on aggregate supply. देखो, अगर इनपुट का प्राइसेस अधिक है तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है एग्रीगेट सप्लाई में। So example for such widely used input include labor and energy. Increasing the prices of such will cause SRAS curve to shift to the left. अगेन अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, अगर इनपुट प्राइसेस घटेंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज अगर इनपुट प्राइस बढ़ेंगे तो आप खरीद नहीं पाओगे उतना उतना हाई प्राइसेस पे इनपुट को, तो आप जब प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे ज्यादा तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट जाएगा। वही अगर इनपुट प्राइसेस घट जाएंगे तो आप उसको ज्यादा खरीद सकते हो और आप प्रोड्यूस ज्यादा कर सकते हो, तो वो राइट जाएगा। दिस इज व्हाट इट मींस हियर। सो रिड्यूस जीडीपी और रिसेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज द इकोनॉमी इज नाउ फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रेंड। देखो, जब लेफ्टवर्ड जाता है तो पोटेंशियल जीडीपी इज अ वर्टिकल लाइन। नाउ व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, आप सप्लाई कर रहे हो वो लेफ्ट जा रहा है, यानी कि वो पोटेंशियल जीडीपी से दूर जा रहा है। पोटेंशियल जीडीपी का कर्व याद है ना? देखो ये पोटेंशियल, मान लो इसको अभी अभी अज्यूम करते हैं कि ये पोटेंशियल जीडीपी है, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है एंड ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड, आप एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, लेकिन जब ये शिफ्ट हो जा रहा है लेफ्ट में एंड ये एडीडी यहाँ पे नहीं काटेगा, यहाँ पे मान लो ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पे तो और कम लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं ना, लेफ्टवर्ड जब जा रहा है। जब लेफ्टवर्ड जा रहा है तो और कम लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सप्लायर अपना कॉस्ट कम कर रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं। सो फ्यू पीपल आर एम्प्लॉयड, पोटेंशियल जीडीपी से दूर है। वही अगर ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे, तो कॉस्ट आपका मिनिमाइज रहेगा, तो लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, पोटेंशियल जीडीपी के पास जाओगे। तो ये बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट तब कम होता है जब लेफ्ट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। जीडीपी का भी सेम फंडा है। तो ये आपका हो गया, और फिर इन्फ्लेशन आएगा जब सप्लाई कम होगी, प्राइसेस राइज हो जाते हैं। Now shift in aggregate demand. As we mentioned previously, the component of aggregate demand can
Shift in aggregate demand. As we mentioned previously, the component of aggregate demand are consumption, spending, investment spending, government spending, and spending on exports minus imports. A shift in the AD curve to the right means that least one of these component increased so that the greater amount of total spending would occur at every price level. A shift in the AD curve to the left means that at least one of these components decreased so that the lesser amount of total spending would occur at every price level. Initial perspectives will discuss the component of aggregate demand and the factors that affect them. Here the discussion will touch two broad categories that could cause AD curve to shift: changes in consumer or firm behavior and changes in government tax or spending policy. See how consumers and firm behave and how government tax and spending affects your aggregate demand curve to shift right and left. यहाँ पे हम इन सारी चीजों की बातें करेंगे. तो पहला बात तो ये बताओ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, तो क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है यानी कि मोर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. इफ मोर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड यानी कि कॉस्ट कम हो रहा है. कॉस्ट अगर कम है तो मतलब मैं डिमांड ज्यादा कर सकती हूँ बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू बाय. तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. अगर मैं ज्यादा डिमांड कर रही हूँ तो वो राइट तरफ जाएगा. फाइन, यहाँ तक समझ में आ रहा है. बट अगर मैं कम डिमांड करूंगी तो लेफ्ट तरफ जाएगा. तो ये हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट का समझ लिया. अब सोचो इंटरेस्ट रेट का. अगर बैंक हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है लोन्स पे, सॉरी, अगर बैंक हाई इंटरेस्ट दे रहा है, हाई इंटरेस्ट ले रहा है लोन्स पे, तो क्या मैं बैंक से लोन लूंगी? आई विल नॉट. मेरे को बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे बैंक को वापस. So if I am not taking loan from bank, if business firms are not taking loan from bank, so investment कम होगा, मेरा भी खर्चा कम हो जाएगा बिकॉज मैंने बैंक से पैसे नहीं लिए, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है. आई विल ऑल्सो नॉट स्पेंड. डिमांड इंक्रीज होगा कि डिमांड डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा डिमांड. तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट. ये मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं. टैक्स रेट के साथ सेम एग्जांपल आप अप्लाई कर सकते हो. गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बता दिया. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. अगर कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा डिमांड करेगा. कॉन्फिडेंस नहीं है वो कम डिमांड करेगा. तो ये सारे आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं फैक्टर्स. तो यहाँ पे वी विल सी द डिमांड कर्व, एवरीथिंग विल सी, बट पहले पढ़ लो शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड. An increase in consumer confidence or business confidence can shift AD to the right. When AD shifts to the right, the new equilibrium will have a higher quantity of output and also higher price level compared to the original equilibrium. In this example, the new equilibrium is E1, also closer to potential GDP. An increase in government spending or cut taxes that leads to rise in consumer spending can also shift to the AD to the right. A decrease in consumer confidence or decrease in AD को लेफ्ट में शिफ्ट करता है. consumer confidence अगर decrease होता है and the new equilibrium E1 will have lower quantity of output and also a lower price level as compared to E0. ठीक है. In this example, new equilibrium E1 decrease in government spending of higher taxes that leads to fall in the consumer spending. देखो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले E0 पे था, फिर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, E1 पे आ गया. जब E1 पे आया, ये सप्लाई कर्व है, सॉरी ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है. सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. पहले आप यहाँ पे थे, सप्लाई ये है, पहले E0 पे थे, फिर डिमांड इंक्रीज हुआ तो आप E1 पे आ गए. यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस इंक्रीज हुआ है. See, price increase तब होता है when supply is not increasing. supply देखो constant है, demand increase हुआ है तो obviously demand तो उतना, supply तो उतना ही है, लेकिन demand has increased, so prices of the commodities will also increase. So that is why the prices have increased. Demand has increased. New equilibrium is at E1, and when this is happening,
पोटेंशियल जीडीपी के पास आप पहुंच रहे हो, पोटेंशियल जीडीपी के पास जा रहे हो, तो लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे कि डिमांड हैज डिक्रीज्ड, उतना ही सप्लाई है बट डिमांड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो प्राइसेस क्या हुए हैं, गिर गए हैं, प्रोडक्शन भी गिर गया है क्योंकि डिमांड डिक्रीज हुआ है, सप्लाई उतना ही है इसीलिए हम लोग का प्राइसेस गिरा है, सप्लाई उतना ही है इसलिए हम लोग का प्राइसेस बढ़ा है। इन द सेकंड वाला, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला का यही डिफरेंस है। Now, how government macroeconomic policy causes choices can shift AD government spending in one component of AD, aggregate demand. This higher government spending will cause AD to shift to the right. अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी तो ऑब्वियसली आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने सोचा कि आपको ज्यादा पेंशन दे, आपको ज्यादा सब्सिडी दे, गवर्नमेंट ने सोचा कि आपको टैक्स कट दे, तो ये गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। जब गवर्नमेंट आपको स्पेंड कर रही है और पैसे दे रही है तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं और आप अपना डिमांड इंक्रीज कर सकते हो। टैक्स पॉलिसी कैन अफेक्ट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग टू। टैक्स कट्स, देखो टैक्स कट्स होंगे तो आपको पता है कि क्या असर होगा, टैक्स कट किया गवर्नमेंट ने तो आपका स्पेंडिंग बढ़ गया। The original equilibrium during recession is at point E0, relatively far from full employment. रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में होता है एम्प्लॉयमेंट कम होता है, इन्फ्लेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज आर हाई बट पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड, तो डिमांड भी कम होता है। द टैक्स कट बाय, तो इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स कट करती है ताकि लोगों के पास पैसे आए, लोग स्पेंड करें ताकि वो रिसेशन से बाहर निकल सके। रिसेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एडीएस मॉडल है, क्योंकि ये रिसेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट का एडीएस मॉडल है। यहाँ पे यू कैन सी दैट सप्लाई कर्व इज वन, एक ही है, चेंज नहीं हो रहा है सप्लाई, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम एडी 0 टू एडी 1, राइट, वो शिफ्ट आ रहा है, इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। So whether the economy is in recession is illustrated in ADAS model by how close equilibrium is to the potential GDP. See, जब यहाँ पे है हम, तो यहाँ पे so here we are close to the potential GDP, that is long run aggregate supply, which is equivalent to potential GDP. So when the economy is in recession, illustrated in the ADAS model by how close the equilibrium is to the potential GDP line is indicated by the vertical LRAS line. In this example, the level of output, that is Y0, at equilibrium E0 is relatively far from the potential GDP line. So it can represent an economy in recession, well below the full employment GDP. देखो रिसेशन में मैंने बताया ना आपको कि क्या होता है रिसेशन में, रिसेशन में लोग कम एम्प्लॉयड होते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज वैसे ही अप होते हैं लेकिन ग्रोथ कम होता है, लोग कम एम्प्लॉयड होते हैं। तो जब यहाँ पे आप हो तो यहाँ पे कम है लोग एम्प्लॉयड है, बिकॉज पोटेंशियल जीडीपी से आप दूर हो, कम लोग एम्प्लॉयड है, कम प्रोडक्शन है, कम जीडीपी है। देन यू आर रीचिंग हियर, here more people are employed, you are close to potential GDP. when more people are employed, growth हो रहा है, तो जब ग्रोथ होएगा तो कहाँ से रिसेशन, रिसेशन तो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को आप पता कर सकते हो कि आपकी इकोनॉमी में रिसेशन है या नहीं है। दिस कर्व विल टेल यू whether there is recession or not, and that is how people, economists use these curves in order to find out कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में, how it is performing. So this is the same thing, read it, आपके लिए है ये, आप पढ़ लेना। So growth and recession in ADAS diagram ये दिखाया हुआ है, कैसे शिफ्ट होता है over time and how why it is shifting right and why it is shifting left. Everything is written here. You read it, then you go and compare it with the diagram. Diagram देखना बहुत जरूरी है, ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। फिर आंसर में जब आप बनाते हो, आंसर लिखते हो, तो आपको आंसर में इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहे हो, कोई थ्योरी का हो, कोई महान कहानी नहीं लिखना है। You have to make this graphs, aggregate demand, aggregate supply का ग्राफ बनाओगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, otherwise what's the use of writing economics paper.
सो वी हैव डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर, ठीक है। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सब पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे होता है, बिजनेस साइकिल्स कैसे चलते हैं। The ADS diagram shows the cyclical unemployment by how close the economy is to the potential or full GDP. Here also the same, they are talking about the same diagram जो मैंने बताया है वही same चीज लिखा हुआ है. Read it, pause the video, take the screenshot or pause the video and read जैसे भी आपको comfortable हो. हाँ read जरूर करना because you know this will help you in answering the questions in exam. ये सब मैंने आपके पढ़ने के लिए डाला है. यहाँ पे आप अगेन सेम डायग्राम देख रहे हो, why it is shifting to the left, why it is shifting to the right, same again वही same explanation है. That a shift in aggregate demand from AD0 to AD1 when it happens in the area of SRAS curve that is near the potential GDP. देखो स्वाभाविक ये एक बार ये है, अगर आप यहाँ हो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल रहे हो यानी कि ग्रोथ आ रहा है, इन्फ्लेशन भी आएगा साथ में. यहाँ हो अगेन यू आर डूइंग बेटर, इकोनॉमी अच्छा कर रही है. यहाँ हो मतलब आपने ओवर एम्प्लॉय किया है, वर्क अधिक करा रहे हो, ओवर टाइम करा रहे हो. ये डिफरेंसेस हैं और ये जो चीजें होती है ना ये शॉर्ट टर्म में ही होंगी, लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी. लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में यू कैन नॉट एम्प्लॉय पीपल फॉर 24 आवर्स फॉर ऑल 7 डेज ऑफ द वीक. कोई काम नहीं करेगा, मशीन ब्रेक डाउन होगा. तो इसीलिए ये खाली शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है. एंड यहाँ पे भी सेम है, एसआरएस लेफ्ट आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है. आपको पढ़ना है एंड समझना है, ये आप करोगे, ये आपका काम है. इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर यू कैन आस्क मी, अदरवाइज इट इज योर वर्क एंड यू हैव टू डू इट. Sources of inflationary pressure in the ADAS model. A shift in aggregate demand from AD0 to AD1 when it happens in the area of SRAS curve that is near potential GDP will lead to higher price level and to pressure of higher price level and inflation. The new equilibrium E1 is at a higher price level than the original equilibrium. A shift in aggregate supply from SRAS0 to SRAS1 will lead to the lower real GDP and to the pressure for higher price level and inflation. The new equilibrium E1 is at a higher price level P1 while the original equilibrium E0 is at a lower price level. An alternative source of inflationary pressure can occur due to rise in input prices that affect many or most of the firms across the economy. Perhaps an important input to production of like oil and labor can cause the aggregate supply to shift back. See what happens when inflation comes. Inflation जब आता है तो prices of goods and commodities rise करते हैं, लेबर का प्राइस भी राइज करेगा, इनपुट का प्राइस भी राइज करेगा. तो जब ये सारी चीजों का प्राइस राइज होता है तो डिमांड कर्व हो या सप्लाई कर्व हो, they will shift to the left because the suppliers cannot afford to supply at a higher cost. And similarly, you cannot afford to buy goods and commodities at a higher price क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है in long term. तो जो डिमांड होगा वो भी गिरेगा and supply है वो भी गिरेगा. And when demand and supply is falling, we are again coming back on track. फिर ये साइकिल कंटिन्यू करते रहता है. The ADS diagram shows only a one-time shift in the price level. It does not address the question of what would cause inflation either to vanish after a year or to sustain itself for several years. There are two explanations for why inflation may persist over a year. One way that continued inflation price increases can occur is the government continuously attempts to stimulate aggregate demand in a way that keeps pushing any price. देखो inflation रहने के कुछ क्या reason हो सकते हैं for a long term. Either the government is giving you the money, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट पैसे देगा, टैक्स कट करेगा, इंटरेस्ट रेट बैंक लोन्स का कम कर देगा ताकि आप बैंक लोन लो. तो जब आप ऐसे लेते हो ना पैसे बैंक में तो आपका डिमांड भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और आपके पास पैसे भी रहते हैं तो फिर आप अगेन और डिमांड करते हो. तो ये लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करने लगता है. और एक होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो इन्फ्लेशन को. ये एक्सपेक्टेशंस भी क्यों आते हैं, जब आपको गवर्नमेंट पैसे दे रहा है. So you know government is increasing, giving you money
एंड यू आर आल्सो सीइंग अ ट्रेंड कि मार्केट में प्राइसेस भी गुड्स ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज हो रहा है, सो यू आल्सो कीप बाइंग इन, आप अपना ज्यादा कम पैसे में ज्यादा खरीद सको, तो आज ज्यादा खरीद सको इसलिए आप आज ज्यादा खरीद ले रहे हो, क्योंकि कल आपको पता है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। तो जब आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो, स्पेक्यूलेट करने लगते हो, तब भी प्राइसेस इंक्रीज होता है। तो ये सारे रीजंस है व्हाई इन्फ्लेशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये ये पार्ट जो है, ये दिस आई हैव गिवन यू ओनली फॉर रिविजन पर्पस, इसमें तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैं आपको नोट्स, मैंने आपको नोट्स दिया है, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, आप पॉज करके पढ़ना, ये इजी है, ये आपके आंसर पर्पस के लिए दिया है मैंने, इट इज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जो मैंने पढ़ाया है वो चैप्टर का आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आंसर्स आसानी हो। y इज इक्वल टू, y का मतलब ये है इनकम, y इज योर आउटपुट इनकम, यहाँ पे सप्लाई का लेफ्ट का शिफ्ट हो रहा है, राइट का शिफ्ट हो रहा है, मैंने सब समझाया है, यहाँ पे क्यों हो रहा है ये आपको देखना है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बट दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर यू। नाउ दिस, ये हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब ये आपको बताएगा कि आपने कितना समझा और ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, व्हाई डिड वी स्टडी दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन, क्या है मैंने बताया है, और अच्छे से पता करना है, गो बैक सी द वीडियो व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी, आई हैव टोल्ड यू, name some factors that could cause the short run aggregate supply curve to shift and say whether they would shift SRAS to the right or to the left. Very interesting question. आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट करता है, ठीक है, और वो शिफ्ट जो होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट में शिफ्ट होगा या लेफ्ट में शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट, मान लो मैंने ये पॉइंट एक दिया, तो अगर इंक्रीज हुआ तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है शॉर्ट रन का वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट होगा, मुझको वो बताना है। अगेन अगर डिक्रीज होता है, प्राइसेस ऑफ इनपुट अगर डिक्रीज हो रहा है, तो तब उससे क्या होगा, राइट में शिफ्ट होगा या लेफ्ट में शिफ्ट होगा। वैसे ही मैं लेबर का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको अपने आंसर में लिखने होंगे, या आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है, शॉर्ट में भी मिल सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। Briefly explain the reason for near horizontal shape of SRAS curve on its far left. Now and then briefly explain the reason for near vertical shape of SRAS curve on its far right. तो ये आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल कर्व का रीजन क्या है और वर्टिकल कर्व का रीजन क्या है। अगेन पढ़ाया है, अभी अभी तुरंत पढ़ाया है, आपको सब देखना है और समझना है एंड फिर आंसर करना है। एंड यू हैव टू ये आप नहीं भी देखोगे यार मैंने ये पढ़ाया है, तो ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, सोचोगे क्यों है वर्टिकल क्यों होता है, कब होता है वर्टिकल, तो आंसर कर लोगे। तो दिस इज आई हैव गिवन यू दीस क्वेश्चंस, यू हैव टू थिंक, अभी सोच लो, वक्त है, अगर नहीं मिलता है देन यू कैन ऑफ कोर्स आस्क मी। नेम सम फैक्टर्स दैट कुड कॉज एडी टू शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट क्या करता है, एंड से वेदर दे वुड शिफ्ट एडी टू द राइट और लेफ्ट, जस्ट लाइक यू हैव टू से सप्लाई का, वैसे ही डिमांड एग्रीगेट डिमांड का बताना है, डिमांड क्यों इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इट्स वेरी इजी, आई होप यू कैन डू इट, नहीं होएगा पूछ लेना। What are the economic reasons why the ED curve slopes down? ED curve downward slope क्यों करता है, सबको पता होना चाहिए अभी तक। Why is recession illustrated in? How is recession illustrated in ADAS model? Recession में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हो,
कर्व कैसे शिफ्ट होता है, कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा तो रिसेशन हटेगा, कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा तो रिसेशन आएगा. You can talk about all these factors in this answer. What are the components of aggregate demand curve? पूरा में 4 components है. क्या 4 components है आपको पता होना चाहिए. देखो वीडियो, समझ में आएगा, पढ़ो और अच्छे समझ में आएगा. So that was all for the class today. I hope you enjoyed. It was a bit bigger, longer class, but ठीक है, समझ में आना इज इम्पोर्टेंट. एंड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको आंसर्स भी आने चाहिए. इफ यू विल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.